हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रेणु सिंह यानी आरएनएस मैम एक बार फिर से आपके सामने इस महा रिविजन कोर्स में आपके सामने उपस्थित हूँ बच्चों। और इस बार हम लोग जो है नेक्स्ट फिजियोलॉजी का थर्ड टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं फटाफट हम लोग। सबसे पहले जो है ऑब्जर्व द रिएक्शन परफॉर्म बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। द टू मोर कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड इन द अबव रिएक्शंस आर। बच्चों, इसमें फिजियोलॉजी में जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप या इसमें कौन सा क्रेब्स साइकिल का स्टेप है। जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताती चलूंगी और यहाँ इसको साथ साथ हम लोग ड्रॉ करते चलेंगे। चलिए बच्चों, तो देखते हैं। ऑब्जर्व द रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। बच्चों, ये हम लोगों को याद होना चाहिए कि जहां पर भी पायरुवेट बन रहा है, इसका मतलब ये है वो ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें फ्लो चार्ट के थ्रू जो है शो करना चाहूंगी बच्चों। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग इसमें देखें तो इसको इस तरह से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पायरुविक एसिड बना है तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बनेगा। यहाँ हम लोग इसको इस तरह से शो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैंने लिखा ग्लूकोज। ग्लूकोज बच्चों, ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अब ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू रिएक्शन देता है, ग्लाइकोलाइसिस, बच्चों ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जब भी रिएक्शन देगा तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये बनाता है 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज पायरुविक एसिड। तो ये जो यहाँ पे बना लेगा, ये बनाएगा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बच्चों, अब ये जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी दे रही हूँ CH3 COCOH। ठीक है, ये एस्ट्रिक ग्रुप लास्ट में लगा हुआ है और ये पायरुविक एसिड है। बच्चों, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड वाला बन रहा है, यानी ये क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड। बच्चों, इसके बाद का फेज क्या है। ग्लाइकोलाइसिस हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में होता है, राइट, साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट जो स्टेप होता है बच्चों, अगर इसको ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि ऑक्सीजन जब भी इसको अवेलेबल होती है उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लिंक रिएक्शन देता है बच्चों। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये देगा यहाँ पर लिंक रिएक्शन, यानी आप लिखेंगे यहाँ पर लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन बच्चों, लिंक रिएक्शन क्या होता है। लिंक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो ग्लाइकोलाइसिस को एरोबिक रेस्पिरेशन से लिंक करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लिंक रिएक्शन हो गया बच्चों। और लिंक रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यानी ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। तो जो पायरुविक एसिड है यहाँ पे एंजाइम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये कन्वर्ट होता है 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम ए। एसिटाइल को एंजाइम ए है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको 2 कार्बन कंपाउंड कह रही हूँ, इसका मतलब यह है कि अगर 2 मॉलिक्यूल से मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी है तो 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन स्टार्ट करने पर 2 मॉलिक्यूल CO2 भी इवॉल्व होगी। यानी हर एक पायरुविक एसिड से एक कार्बन CO2 के फॉर्म में इवॉल्व होता है और 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है। तो बच्चों, इस रिएक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड बच्चों यहाँ पर NAD+ को एंजाइम है और दूसरा यहाँ को एंजाइम ए। इसकी प्रेजेंस में ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसकी प्रेजेंस में यहाँ जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन बच्चों होगी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट होगा 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, तो बच्चों ये एसिटाइल को एंजाइम ए है, इसमें कन्वर्ट होगा। और एसिटाइल को एंजाइम ए में जब कन्वर्ट होता है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, तो आपको सोचना है ये 1 कार्बन कहाँ गया, ये CO2 के फॉर्म में बच्चों यहाँ से इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको बताना है, जो NAD+ है ये यहाँ पर NADH यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एसिटाइल को एंजाइम में बना रहा है, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर बाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन भी निकलेगी और CO2 भी निकलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, साइमल्टेनियस रिएक्शन है। तो ये यहाँ पे बना देगा NADH.H+, क्योंकि NAD+ के फॉर्म में कोएंजाइम है, +H+। ठीक है, इसको इस तरह से बच्चों लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन सा जो है यहाँ पे मेनली एंजाइम वर्क कर रहा है। तो बच्चों आपको कहना है यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज
डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये बना एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स है बच्चों ये, तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इस एंजाइम के प्रेजेंस में और एडिशनली क्या रिक्वायर्ड है बच्चों, तो यहाँ 5 को फैक्टर्स रिक्वायर्ड है, आपका क्वेश्चन यहाँ से है। तो बच्चों इसमें अगर 5 को फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं सपोज, तो 5 को फैक्टर्स है कौन से, देखिए 5 को फैक्टर्स कौन से हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो 5 को फैक्टर्स, एक तो NAD+ हो गया, दूसरा को एंजाइम A हो गया बच्चों, एक होता है यहाँ आयनिक फैक्टर होता है मैग्नीशियम Mg2+, इसके साथ साथ बच्चों यहाँ लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड ये है, और लिपोइक एसिड के साथ साथ बच्चों यहाँ पर जो है थियामिन पायरोफॉस्फेट, ये 5 को फैक्टर्स की प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है। तो 5 को फैक्टर की प्रेजेंस में रिएक्शन, फैक्टर को फैक्टर कौन से हैं, 1 2, ये आयनिक को फैक्टर हो गया 3, देन 4 एंड 5। बस रिएक्शन बच्चों आपको यहाँ से बतानी है। रिएक्शन, ऑब्जर्व द रिएक्शन परफॉर्म बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। द 2 मोर कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड इन द अबव रिएक्शन। कौन कौन से कोफैक्टर है, इधर देखिए NAD+ आपको दिया गया है, आयनिक को फैक्टर दे दिया गया है, और को एंजाइम A। बच्चों को एंजाइम A का जो यूज होता है ना एसिटाइल ग्रुप को एक्टिवेट करने के लिए होता है, राइट। अब इसके सिवा बचा कौन सा, ये लिपोइक एसिड एंड थियामिन पायरोफॉस्फेट। तो आपको यही लिखना है, लिपोइक एसिड एंड थियामिन पायरोफॉस्फेट। सो करेक्ट आंसर विल बी A। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसमें। Yes, second and number of reduced coenzyme produced in 2 turns of Krebs cycle। बच्चों 2 टर्न ऑफ Krebs cycle में कितने नंबर ऑफ को रिड्यूस कोएंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रिड्यूस कोएंजाइम प्रोड्यूस इन 2 टर्न्स ऑफ Krebs cycle। बच्चों अगर हम लोग Krebs cycle यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो Krebs cycle आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए जब 2 कार्बन कंपाउंड यहाँ से बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए जब 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम A, एसिटाइल को एंजाइम A, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन, राइट। और यहाँ पे था बच्चों ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यहाँ पर है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये है, ठीक। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बच्चों 4 कार्बन होता है, राइट। तो 4 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड के साथ कंबाइन करके सबसे पहले यहाँ बनाता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है यहाँ पर बच्चों आइसोसिट्रेट बनाता है, और इसके अलावा आइसोमेराइज होकर के बनाएगा आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड ये बनाता है, राइट। अब आइसोसिट्रिक एसिड के बाद ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। बच्चों ये ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना ऑक्सीडेशन के बाद, और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ बन जाता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ये बन जाता है, ठीक है। बच्चों अब ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड यहाँ या तो यहाँ रिएक्शन से बाहर निकल जाए और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर दे, या फिर वो रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। तो ये 5 कार्बन बन गया, बाकी ये 2 4 ये 6 कार्बन कंपाउंड है। आप समझ सकते हैं मैं यहाँ TCA साइकिल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, TCA साइकिल। तो बच्चों ये जो TCA साइकिल बनता है, यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में व्हेन कंबाइंड विद 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ citrate synthase, it forms citric acid which isomerizes to form isocitric acid, and after oxidation it forms oxalosuccinic acid, and then after decarboxylation it forms alpha ketogluteric acid। फिर यहाँ पे आप देखिएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अगेन आफ्टर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। बच्चों पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, एक तो लिंक रिएक्शन को कहते हैं, दूसरा यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के रिमूवल से हो रहा है जो NADH बनाएगा, और दूसरा डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। चलिए इसके बाद ये बनाता है बच्चों यहाँ पर सक्सिनाइल को एंजाइम है, सक्सिनाइल को एंजाइम A, ठीक है। बच्चों सक्सिनाइल को एंजाइम में फर्दर बनाता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, देन फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड ये बना लेगा, और फिर फाइनली यहाँ पे बनाता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। ये डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं।
चलिए अब मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ कौन कौन से स्टेप पे इंपॉर्टेंट है। बच्चों पहली बात तो कार्बन कंपाउंड्स आप लोग अगर देखेंगे तो कार्बन कंपाउंड्स में जैसे आपने यहाँ लिखा है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है और ये 5 कार्बन है, वैसे इधर सारे के सारे यहाँ से 4 कार्बन कंपाउंड, यहाँ तक कंप्लीटली 4 कार्बन कंपाउंड ये बन गए। ठीक, इनमें बच्चों हम लोग देखेंगे NADH कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है। ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनो, मेरा पर्पस सिर्फ यहाँ पर आपको रिवाइज कराना है, तो यहाँ आप इसको ध्यान से देखिए। बच्चों यहाँ पर जो है आपको बताना है पहली बात तो ये जो TCA साइकिल है, इस TCA साइकिल में आपको देखना है कि सबसे पहले सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट बनने के बाद आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बन रहा है। और बच्चों ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड अगर ऑक्सीडेशन से बन रहा है तो ऑक्सीडेशन अकर बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड देन दिस हाइड्रोजन इज पिक्ड अप बाय NAD+ और ये NADH.H+ में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, CO2 यहाँ से इवॉल्व होगी जिसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। दूसरी CO2 जो है यहाँ से इवॉल्व होती है जिसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। आप लोग बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि 6 कार्बन कंपाउंड 5th कार्बन कंपाउंड में कैसे चेंज हुआ है, एक कार्बन CO2 के फॉर्म में इवॉल्व हो रही है। फर्दर 5 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन कंपाउंड अगेन आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन। हियर CO2 1 कार्बन इज लॉस्ट एज अ CO2 और 4 कार्बन कंपाउंड है, बाकी सारे के सारे बच्चों 4 कार्बन वाले ही होंगे। ठीक है, सब 4 कार्बन है। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अब इसमें से एक NADH तो बच्चों यहाँ बन रहा है और एक NADH यहाँ बनेगा। मैं NADH को थोड़ा डिफरेंट कलर से शो करती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए ये चीज। चलो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, यानी एक जो यहाँ से है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक NADH.H+ यहाँ बन जाएगा बच्चों। और सक्सिनाइल कोएंजाइम में ये अगेन आफ्टर डीफॉस्फोराइलेशन सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे बच्चों बनता है GTP या फिर आप लिखेंगे ADP, जिसको NCERT ने कपल्ड रिएक्शन कहा है। अगर GTP बन रहा है तो अपना फॉस्फेट डोनेट करके ADP डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा ATP में, इससे ये कपल्ड प्रोसेस है, राइट। और सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमरिक एसिड कन्वर्ट होता है बच्चों, तो यहाँ फिर से बन जाता है FADH2, एक कोएंजाइम यहाँ पे बनेगा FADH2, तो यहाँ आप लिखेंगे FADH2 फ्रॉम FADH2, राइट। बच्चों यहाँ पर एक अगेन जो है आप देखोगे फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड अगेन NAD+ इज रिड्यूस इनटू NADH.H+ में रिड्यूस हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि कौन, यहाँ पे देखिए एक CO2 इवॉल्व हुई, एक CO2 यहाँ पे इवॉल्व हो गई, ठीक है। और एक जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड जब बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा तो एक CO2 यहाँ पे इवॉल्व होगी, ठीक है। तभी जो है पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला कन्वर्ट हो गया 2 कार्बन कंपाउंड में। क्लियर है? अब इसी डायग्राम से आप लोग चेक करिए नंबर ऑफ रिड्यूस कोएंजाइम प्रोड्यूस। बच्चों इसके इंटरमीडिएट्स को आप याद रख सकते हो, देखो सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक मैलिक एंड देन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसको आप याद कैसे करेंगे? न्यूमोनिक ध्यान से सुनना। कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन, इसकी हेल्प से हम लोग सारे इंटरमीडिएट्स को लाइन अप कर सकते हैं। क्लियर? अब चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नंबर ऑफ रिड्यूस कोएंजाइम प्रोड्यूस इन 2 टर्न्स ऑफ क्रैब साइकिल है। बच्चों एक सिंगल टर्न क्रैब साइकिल है ये। क्लियर है? कितने कोएंजाइम रिड्यूस हो रहे हैं? इधर से देखिए, ये हो गया 1, इधर हो गया 2, 3 एंड 4। 4 कोएंजाइम सिंगल टर्न में है, तो आपको लिखेगा इन 1 टर्न कोएंजाइम कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 रिड्यूस्ड कोएंजाइम, राइट। 4 रिड्यूस्ड कोएंजाइम, सब कोएंजाइम में बेटा NAD+ और FAD सब है, तो ये सब रिड्यूस कोएंजाइम ए है, रिड्यूस कोएंजाइम है, सॉरी ये रिड्यूस कोएंजाइम है बच्चों, तो यहाँ आप लिखेंगे रिड्यूस कोएंजाइम। बच्चों अब जो रिड्यूस कोएंजाइम बन रहा है अगर सिंगल टर्न में इतना बन रहा है, सो वी हैव टू फाइंड इन 2 टर्न्स। फाइन, तो 2 टर्न्स में कितना होगा? ऑब्वियसली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन 2 टर्न्स, 4 into 2 is equal to 8, तो 8 रिड्यूस कोएंजाइम आपको मिलेंगे, यानी करेक्ट आंसर विल बी डी, राइट। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, यानी करेक्ट आंसर यहाँ हो गया है डी। नेक्स्ट आइए,
हाँ जी बच्चों, अब इससे तो मुझे कोई लेना देना है नहीं, इससे इसको जो है हम लोग हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन फिगर शोज द फ्यू स्टेप्स ऑफ द पाथवे आर इंडिकेटेड बाय पी क्यू आर एंड एस, मेजर पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ मेजर पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन पी क्यू आर है कहाँ बच्चों? सबसे पहले तो हमें यही ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ये देखो पी हो गया, एक मिनट, हाँ बच्चों यहाँ देखिए पी हो गया, ये हो गया पी क्यू आर एस। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कौन सा हो सकता है। देखो जब बच्चों ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। एल्डिहाइड ऑलवेज आफ्टर ऑक्सीडेशन इट विल कन्वर्टेड इनटू एसिड। तो बच्चों ऑक्सीडेशन अगर बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडॉक्स इक्विवेलेंट एनसीईआरटी ने लिखा है, तो रिडॉक्स इक्विवेलेंट होगा। और रिडॉक्स इक्विवेलेंट जो रिलीज हुआ NaH+ रिलीज हो रहे हैं, वो यहाँ से बच्चों NAD+ ये ले लेगा और NAD+ इसको रिड्यूस होके बना देगा NADH.H+, यानी एक प्रोटॉन यहाँ फ्री फॉर्म में होता है बच्चों। तो NAD+ P हो गया, P को चेक करो, NAD+ हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, NAD लिखा हुआ है, नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड व्हेन कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। तो आई थिंक ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट की ही बात कर रहा है, क्योंकि स्टेप्स कई सारे हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देन पायरुविक एसिड जो है यहाँ पर बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा अगर CO2 इवॉल्व हो रही है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर बच्चों CO2 इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली वो इथाइल अल्कोहल का फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। क्योंकि CO2 जब इवॉल्व कब होती है? जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन चले, जिसमें सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है लेकिन इथाइल अल्कोहल बन रहा है। तो पायरुविक एसिड CO2 तब इवॉल्व करेगी जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें इथाइल अल्कोहल बन रहा है, ये फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस है। तो आप देखिए ये CO2 बन रहा है ना, इससे यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों? ये हो सकता है यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, C2H5OH ये होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर CO2 इवॉल्व नहीं हो रही है, तो आपसे ये क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा गया कि जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है उसमें CO2 इवॉल्व नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। ये हो गया बच्चों लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक, चलिए जल्दी से मैच कर लेते हैं। NAD+ P वाला हो गया, राइट। Q वाला इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल हो गया, करेक्ट है। फिर R देखते हैं बच्चों, R ये है लैक्टिक एसिड, और S है यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इट मींस द A आंसर विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। Question number 4. In the electron transport chain of mitochondria, FMN and cytochrome C1 are found in. Okay. चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों। In the electron transport chain of mitochondria, FMN and cytochrome C1 are found in. बच्चों मैं आपको अगर इसमें बता दूं कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स आप बनाते हो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर रन करता है बच्चों। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पर रन करता है। इसमें फर्स्ट जो इसमें बच्चों फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स आता है, या जो आपको यहाँ पर एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, दैट इज FMN। ये फर्स्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये। अब FMN से जब इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके एडजेसेंट जाएगा बच्चों, तो ये यहाँ पर होगा आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, FES, राइट। तो ये FES होगा, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, FES। ये केवल बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है और प्रोटॉन्स को यहाँ पर पंप कर देता है आउटर चैम्बर में। 2H+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखो। देन FES बच्चों, FES के बाद जो है UV क्विनोन, यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा बच्चों वो होगा UV क्विनोन, UV क्विनोन, UQ। UV क्विनोन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो FES से लेगा, लेकिन फर्दर जो ये प्रोटॉन लेता है वो यहाँ से लेगा। ठीक है, तो फर्दर जो प्रोटॉन लेगा वो यहाँ से लेगा 2H+, और इलेक्ट्रॉन्स जो बच्चों लेता है वो यहाँ से लेता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक,
और यूबी क्विनोल UqH2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसके एडजेसेंट बच्चों यहाँ पर जो है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं बच्चों। यहाँ पर जो है ना ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम बी, यहाँ पर हो जाएगा साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम्स क्या होते हैं बच्चों? साइटोक्रोम्स बच्चों पोरफायरिन इंट्रिंसिक प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग पोरफायरिन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं ये। तो ये क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स तो इससे ले लेंगे, राइट, और प्रोटॉन्स को आउटर चैम्बर में पंप कर देंगे। यहाँ प्रोटॉन्स आउटर चैम्बर में क्या हो गया? पंप हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से बच्चों यहाँ पर क्या होगा? FeS कॉम्प्लेक्स होगा, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स FeS। ठीक, ये FeS तो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बाद फर्दर यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा बच्चों वो होगा यूबी क्विनोन, जो रिड्यूस होकर फर्दर यूबी क्विनोन में कन्वर्ट होता है। UQ हो गया और इधर UqH2 बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, इसके लिए इसको प्रोटॉन जो लेना होता है बच्चों वो प्रोटॉन फिर से ये मैट्रिक्स से लेता है 2H+। ठीक, और फिर से जो है इसके एडजेसेंट अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी आपको साइटोक्रोम बी लिखा था, साइटोक्रोम बी के बाद आता है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम A और A3, साइटोक्रोम A और A3 ये है। ठीक है, तो इनसे बच्चों इलेक्ट्रॉन पास होता हुआ प्रोटॉन तो आउटर चैम्बर में पंप हो जाएगा 2H+, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इनके थ्रू होता हुआ, इनके थ्रू होता हुआ, इनके थ्रू होता हुआ फाइनली लास्ट में बच्चों इसको मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है, हाफ O2। ये हाफ O2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटाबॉलिक वाटर में कन्वर्ट होगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेगा और प्रोटॉन्स बच्चों वो फिर से लेता है इसी मैट्रिक्स से 2H+। ठीक, और H2O में कन्वर्ट हो गया। ये तो पूरा प्रोसेस ETS का है। ये जो है इसका इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया, और ये मैट्रिक्स है। क्लियर है? ये बच्चों मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स। ये हो गई इसमें इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया इसमें इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या आउटर चैम्बर कहते हैं बच्चों, आउटर चैम्बर या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर है? चलो, तो बच्चों अब मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। ये कॉम्प्लेक्स 1 है। अगर बच्चों यहाँ से एंटर करना होता है, यहाँ से तो जो ऑक्सीडेशन होता है ये किसका होगा? ऑक्सीडेशन बच्चों, ये ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे NADH का। ठीक है, NADH.H+, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये कन्वर्ट होगा NAD+। अगर इसमें ऑक्सीडाइज होने के लिए बच्चों FAD को एंटर होना होता है तो FAD इस पास से एंटर करता है FADH2, और ये ऑक्सीडाइज हो जाती है FAD में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फिर जो है 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन यहाँ से मूव करते हैं। ठीक, और जब तक ये वाला प्रोसेस चलेगा प्रोटॉन ये मूव करेगा। क्लियर है? तो जब NAD+ को NADH वाला ऑक्सीडेशन होता है तब तो प्रोटॉन मैट्रिक्स से ऐसे जाएगा, और जब यहाँ बच्चों FADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ से जाएगा। ठीक है, और ऐसे ये मूव करता हुआ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स दोनों हैं। ठीक, फाइनली प्रोटॉन्स बाहर पंप कर दिए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन अंदर है। बच्चों ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये क्या है? ये जो है रिडॉक्स प्रोसेस है, क्योंकि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चल रहा है। कैसे चल रहा है? जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा है। ठीक है, ये एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी का यूज प्रोटॉन को पंप करने के लिए हो रहा है, राइट? तो प्रोटॉन्स आउटर चैम्बर में पंप हो गए और इलेक्ट्रॉन्स अब डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू होता हुआ फाइनली लास्ट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है जो मेटाबॉलिक वाटर बना देगा। अब आपको यहाँ पे बच्चों कॉम्प्लेक्सेस देखना है। एक कॉम्प्लेक्स 1 ये हो गया, देन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ये हो गया, सेकेंड कॉम्प्लेक्स ये हो गया, सेकेंड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद थर्ड कॉम्प्लेक्स आता है बच्चों यहाँ से, ये और यहाँ पे साइटोक्रोम C1 तक, ये यहाँ पे हो गया थर्ड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स बच्चों साइटोक्रोम वाला ये है, दिस इज कॉल्ड फोर्थ कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स बच्चों कभी भी ETS में यूज नहीं होता है, क्योंकि फिफ्थ कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेज है जो ATP के सिंथेसिस करता है। इसे फिफ्थ कॉम्प्लेक्स कभी भी ETS में यूज नहीं होता। ETS में मेन 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन 4 कॉम्प्लेक्सेस में आपको बताना है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में FMN कौन सा कॉम्प्लेक्स है? साइटोक्रोम C1। बच्चों साइटोक्रोम C को इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आउटर सरफेस पे होता है, मूव करता रहता है, यानी यहाँ पर कहीं होगा। और ETS का एक नया डायग्राम भी NCERT ने डाल दिया, उसकी भी लेबलिंग जरूर याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देखते हैं
ये तो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड 4। यहाँ हमें एफेमिन कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ऑब्वियसली 1। और साइटोक्रोम C1 ये वाला, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? 3 है बच्चों। इसलिए जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा 1 एंड 3। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन देखिए कहाँ से है। FADH2 साइकिल वेयर कन्वर्जन ऑफ सक्सेनाइल कोएंजाइम। ओके, ये क्रेब्स साइकिल से है तो इसको हम लोग हटाते हैं बच्चों। ये मैं साइड में बना रहने देती हूँ, हो सकता है अभी ये काम आए। यस, इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिएगा सबसे पहले, which statement is wrong for Krebs cycle? There is one point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2। बिल्कुल सही है बच्चों। जहां पर आपने पढ़ा था कि सक्सेनाइल कोएंजाइम में सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, वहां ATP बना। और सक्सेनिक एसिड जब फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तभी केवल FADH2 बनता है। इससे ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। During conversion of succinyl coenzyme to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized। बिल्कुल सही। इसके पहले हम लोगों ने क्रैब साइकिल में देखा। थर्ड है बच्चों, साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड। ये रॉन्ग है बच्चों, पायरुविक एसिड नहीं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होना चाहिए था। इससे रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो रॉन्ग स्टेटमेंट वी हैव टू फाइंड। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। There are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH। बिल्कुल सही है बच्चों। जब यहाँ पर आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट है बच्चों, जैसे आपने पढ़ा था सिट्रिक एसिड से ज़िरकोनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, देन अल्फा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। आइसोसिट्रेट जहां ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, एक NADH वहां बनेगा। सेकंड बच्चों, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से जब कन्वर्जन सक्सिनाइल कोएंजाइम में हो रहा है तो एक NADH बन रहा है। और एक NADH बनेगा कब? जब मैलिक एसिड कन्वर्ट होगी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। क्लियर है? तो 3 स्टेप पे बनता है, ये बिल्कुल सही हो गया। यानी जो रॉन्ग स्टेटमेंट था वो हो गया C। फाइन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां से देखते हैं बेटा। इसमें देखिए, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड इज रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड किसका रॉ मटेरियल है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड ये किसका रॉ मटेरियल है? अमाइनो एसिड का। मैंने बताया था अल्फा, देखिए या तो आप लिखेंगे अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, कीटोग्लूटरिक एसिड। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तब तो ये क्रैब साइकिल कंटिन्यू करेगी, टी से साइकिल को कंटिन्यू करेगी। और अगर ये बच्चों यहाँ पर इसको जरूरत है प्रोटीन्स की, तो ये सिंथेसाइज करता है अमाइनो एसिड। इन द सेम वे यू कैन से फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आल्सो। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तब तो TCA में एंटर करके ये ATP बनाएगी, राइट। और अगर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है तो ये यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करेगी। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है तो ग्लूटामिक के एसिड बनाएगा, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है तो ये बनाता है बच्चों एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड बनाता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है बच्चों आपको बताना है एस्पार्टिक एसिड अमाइनो एसिड बनाएगा, इससे अमाइनो एसिड इज करेक्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। इसमें RQ इज लेस देन। अब बच्चों मैं ये हटाना नहीं चाह रही हूँ कि बार बार ड्रॉ ना करना पड़े। एनीवेज मैं इसको हटा ही देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर RQ इज लेस देन 1 फॉर। बच्चों RQ लेस देन 1 किसका है? तो पहली बात तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर जो हम लोग यहाँ देखें भी डायरेक्ट क्या है, फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स है बच्चों। तो फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स जो है ये डायरेक्ट जो है इसके RQ वैल्यू लेस देन 1 है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है बच्चों, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आता है? 1। ठीक। RQ वैल्यू होता क्या है बच्चों? RQ वैल्यू होता है CO2 इवॉल्व्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का कंज्यूम हो रहा है और कितना एटमॉस्फेयर में CO2 इवॉल्व हो रही है। एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितना CO2 इवॉल्व हो रहा है और एटमॉस्फेयर से कितना ऑक्सीजन ली जा रही है, इन दोनों का रेशियो ही बेटा RQ वैल्यू है। तो कार्बोहाइड्रेट का 1 है, लेकिन बच्चों जब आप लोग इधर फैट्स का देखेंगे तो फैट्स का RQ वैल्यू आता है 0.7।
इसमें आपको ट्राई पाल्मिटेंस का दिया हुआ है, राइट? ट्राई पाल्मिटेंस का दिया हुआ है, ट्राई पाल्मिटेंस है ना। ट्राई पाल्मिटेंस जो है ये पाल्मिटिक एसिड ट्राई पाल्मिटेंस हो गया। इनका जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा एक मिनट, ये जब ऑक्सीडाइज होता है बच्चों तो ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पर ये बनाएगा 102 ग्राम ऑफ CO2 प्लस 98 ग्राम वाटर। ठीक, अब इसका रेशियो देखिए बच्चों, ये रेशियो 102 है ऑक्सीजन CO2 का, 102 अपॉन ऑक्सीजन कितनी है 145 है। इसको जब भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7। ठीक, ट्राई पाल्मिटेंस का मैंने इससे बताया क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू वैल्यू 1 है, फैट का आरक्यू वैल्यू बच्चों 0.7 है। इसी तरह जब आप प्रोटीन्स का निकालेंगे तो प्रोटीन्स का आरक्यू वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है 0.9। फाइन। अगर बच्चों ये जो है यहाँ पर जीरोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स, तो जीरोफाइट्स का आरक्यू वैल्यू जो है वो क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पर CO2 इवॉल्व होती नहीं, एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होती। नाइट में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो CO2 स्टोर करते हैं मैग्नेटिक एसिड के फॉर्म में और डे टाइम में फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर में CO2 इवॉल्व नहीं होती है, लेकिन ऑक्सीजन कुछ कंज्यूम होती है। इससे CO2 अपॉन O2 0 अपॉन कुछ भी नंबर लिखोगे 0 आएगा। ठीक, इसी तरह बच्चों जब एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको देखना है कि ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं होती है ना। इससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटिव। क्लियर है सबको? बच्चों एक चीज और है, मिक्स डाइट का आरक्यू वैल्यू क्या होता है? मिक्स डाइट, अगर मिक्स डाइट है क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा हुआ है मिक्स डाइट, तो मिक्स डाइट का आरक्यू वैल्यू क्या होगा? तो मिक्स डाइट का जो आरक्यू वैल्यू होता है उसमें होता क्या जनरली बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होगा एक तो ये, दूसरा फैट्स होते हैं और जनरली प्रोटीन्स होता है। तो आप तीनों को अगर ऐड करके 3 से डिवाइड भी करोगे तो आपको लिखना है <1। क्लियर है सबको? तो इस तरह से हम लोग बच्चों आरक्यू वैल्यू निकालते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में सारी बातें करनी है कि प्लांट्स कितना CO2 इवॉल्व कर रहे हैं और कितना एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आरक्यू वैल्यू, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। The complex concerned with oxidative phosphorylation in inner mitochondrial membrane is okay। चलिए बेटा कौन सा कॉम्प्लेक्स है इसको देखते हैं। देखो जब भी हम लोगों ने यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर बोला है इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके, तो यहाँ बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स कंसर्न है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चों जहां से पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 चीजें ध्यान रखनी है। कॉम्प्लेक्स कंसर्न विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये बताना है कहाँ हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर है। तो इसका मतलब ये है कि हमें लिंक रिएक्शन नहीं लेनी है। ठीक, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे भी बच्चों आप देखेंगे तो वहां पर कॉम्प्लेक्स सेकंड आएगा। कैसे? मैंने यही तो बोला था, या तो आप कह दीजिए FADH2, एक मिनट, FADH2, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कह दो इसको, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, या बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो बच्चों यहाँ पर FADH2 डिहाइड्रोजिनेज है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इसी को कहते हैं। और ये यहाँ पर किसके लिए था? ये था कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, याद आ रहा होगा आपको कॉम्प्लेक्स सेकेंड, यानी पाथ 2 से एंटर करता है FADH2, वो ऑक्सीडाइज होगा पाथ 2 से। और आपको पता है ऑल द एंजाइम्स ऑफ Krebs cycle are present in mitochondrial matrix except succinic dehydrogenase which is found in inner mitochondrial membrane। ठीक है, तो बच्चों आपको ये चीज याद रखनी है, तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड इसमें इन्वॉल्व होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस इज। बच्चों करेक्ट सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का है ATP सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस, अभी हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों। ठीक है, वहां पे सीक्वेंस आप देखेंगे तो सीक्वेंस क्या होता है,
सीक्वेंस आप देखिए तो सीक्वेंस जो बच्चों यहाँ पर होगा वो होगा साइटोक्रोम बी C1 C A3। अब क्योंकि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है तो इसको कंसीडर नहीं करते BC1 A3। तो आप साइटोक्रोम बी C1 नहीं दिया हुआ है, जल्दी से चेक करो साइटोक्रोम बी C1 A3। तो करेक्ट जो आंसर आएगा बच्चों 9th में वो आ जाएगा डी, साइटोक्रोम बी CA3। यहाँ क्योंकि गड़बड़ हो गया, A3 को पहले कह दिया, यहाँ C पहले हो गया, यहाँ A3 पहले हो गया, ये रॉन्ग है बच्चों। इसमें भी साइटोक्रोम A और A3 को टर्मिनल ऑक्सीडेज कहते हैं और ये 2 कॉपर सेंटर्स हैं, यहाँ भी कॉपर होगा और इसमें भी कॉपर होगा। ये भी क्वेश्चन है 2 कॉपर सेंटर्स कौन से हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू रन क्राफ्ट साइकिल अनइंटरप्टेडली। बच्चों देखो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जो मेन है अब मैं पॉइंट वो लिख रही हूँ, सारा डिटेल नहीं लिखूंगी। यहाँ से मैं आपको बताती चली हूँ बच्चों, ये देखिए यहाँ पे आपको बताना है ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ क्राफ्ट साइकिल है। ऑक्सालो एसिटिक एसिड को बच्चों फर्स्ट मेंबर ऑफ क्राफ्ट साइकिल कहते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्राफ्ट साइकिल, राइट, क्योंकि पहले से प्रेजेंट है, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्राफ्ट साइकिल, ठीक, क्राफ्ट साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बच्चों एसिटाइल को एंजाइम ए, अभी मैंने बताया था एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक, और ये बनाता है 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को बच्चों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिट्रिक एसिड की जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है बच्चों, यहाँ पर एसिडिक ग्रुप होगा, इधर एसिडिक ग्रुप होगा और ये जो इसका है ये एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस के कारण इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है? When 4 carbon compound oxaloacetic acid is condensed with 2 carbon compound acetyl coenzyme, it forms 6 carbon compound citric acid which isomerize to form isocitrate, which after 2 successive decarboxylation forms alpha ketoglutaric acid and succinyl coenzyme A and later it forms oxaloacetic acid, ये बनाने का, ठीक है। अब मैं इसमें से बात करती हूँ कार्बन कंपाउंड की। ये देखिए 4 कार्बन था, ये जब 2 कार्बन कंपाउंड से कंबाइन करता है तो 6 कार्बन बनाता है ये, और सारे 6 कार्बन 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है बच्चों। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो है आफ्टर 2 सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशंस, मतलब ये CO2 इवॉल्व हुई और यहाँ से भी क्या हुई, CO2 इवॉल्व हो गई, राइट। तो ये बनाता है सक्सिनाइल को एंजाइम ए, एक NADH तो बच्चों इधर बन गया है ना, और उसके बाद यहाँ पे ATP या GTP बन जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ FADH2 बन जाएगा और एक बन जाएगा बच्चों NADH.H+, ये बन जाएगा NADH.H+, ये बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर, इससे हमें कहा कंटिन्यूअस सप्लाई किसकी होनी चाहिए। भाई देखो एसिटाइल को एंजाइम में कहाँ से बन रहा है बच्चों, एसिटाइल को एंजाइम ए जो बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है, चाहे फैट बना देता है या फिर इसमें से जो है आप देख लोगे चाहे फैट बना देगा बच्चों, या फिर इसके अलावा आप ये कह सकते हो या तो बच्चों ये फैट्स बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, फैट्स या शुगर हो सकती है या फिर हो सकता है यहाँ पर प्रोटीन्स, कोई भी बना सकता है। तो इस साइकिल को रन कराने के लिए कौन सा जो है किसकी कंटिन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए, दैट इज ऑक्सालोएसिटिक एसिड। बच्चों ऑक्सालोएसिटिक एसिड का जो है सप्लाई कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। ये सारे किसी न किसी से तो एसिटाइल को एंजाइम में बन जाएंगे और इसको फर्स्ट मेंबर इसीलिए कंसीडर किया गया, राइट। इससे आपको करेक्ट आंसर जो देना है वो ऑक्सालोएसिटिक एसिड है, ठीक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा करेक्ट डी हो जाएगा ऑक्सालोएसिटिक एसिड, राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यस यहाँ देखिए इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द, बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन कहाँ होता है, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया का कलर बच्चों येलो होता है राइबोफ्लेविन के कारण, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बना रहे हैं, ये सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया की बच्चों जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो इनर मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे ना, तो अंदर की ओर क्या होती है, वो इनफोल्ड होती है ऐसे, है ना, ऐसे इनफोल्ड होती है, इस तरह से इसकी इनफोल्डिंग होती है बच्चों, ऐसे। क्लियर है? इसमें जो अंदर की ओर इनफोल्डेड पार्ट है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर बच्चों प्रेजेंट होता है ऑक्सीजोम्स। मान लीजिए ये पार्ट है, ये बना रहा है ऑक्सीजोम पार्टिकल, ठीक, ये ऑक्सीजोम पार्टिकल बना रहा है ऐसे, सरफेस पे होता है, ओके। अब आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बच्चों जो प्रोटॉन्स का मूवमेंट है, अगर प्रोटॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं प्रोटॉन्स ऐसे, तो ये एक्टिव प्रोसेस है, प्रोटॉन्स की क्या हो रही है, पंपिंग हो रही है, ठीक। तो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होंगे आउटर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, यहाँ पर होंगे एक्यूमुलेट, ठीक है। लेकिन अगर इनकी थ्रू, मान लीजिए ये प्रोटॉन्स इनके थ्रू अगर अंदर आए, तो ये प्रोसेस क्या है बच्चों, पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउनर ग्रेडियंट ये मूव कर रहा है। तो जब तक प्रोटॉन मैट्रिक्स से आउटर चैम्बर में गए, ये एक्टिव प्रोसेस है, इसीलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। ये प्रोटॉन्स को यहाँ से यहाँ पंप कर रहा है बेटा। लेकिन यहाँ जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो अपने आप डिफ्यूज होते हैं अंदर की ओर, और डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कौन करता है, F0 F1, ये F0 है और ये है बच्चों F1। F1 को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेटेज या सिंथेज एंजाइम। कोई एटीपेज नहीं लिखेगा, दोनों में फर्क है बच्चों। एटीपेज एटीपी की हाइड्रोलाइसिस करता है और एटीपी सिंथेज एटीपी का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? तो ये आपको इस तरह से बताना है, ये F1 है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन देखो, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन द, कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है बच्चों, ये इसका है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर, एक मिनट यहाँ नहीं लिखती हूँ मैं, तो ऑलरेडी गिवन है, यस। चलिए यहां से देखते हैं, तो ये जो है बच्चों क्या है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, ये इसका इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है और प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसे 11th का जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा ए। तो आप लोग इसमें आंसर कर दीजिएगा ए, इसका आंसर करेक्ट हो गया बच्चों ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टीसीए साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी क्रैब साइकिल, डैश एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एंड ट्रांसफर टू डैश। अब हमको ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें, तो इसमें आप देखिएगा यहाँ पे आना चाहिए करेक्ट जो है, वो तो हाइड्रोजन एटम है, बराबर सारे इंटरमीडिएट से हाइड्रोजन एटम ही रिमूव होती है फ्रॉम। अब इसमें ऑप्शन देखना है, अगर हाइड्रोजन है ये दोनों ले लेंगे। एसिटाइल को एंजाइम में बिल्कुल सही है, आप लिखेंगे एसिटाइल को एंजाइम ए, ये हो गया। इससे हाइड्रोजन बराबर रिमूव होगी, ट्रांसफर टू, फाइनली किसको ट्रांसफर होता है, ये जो ट्रांसफर होगा बच्चों, ये ट्रांसफर होगा यहाँ पर को एंजाइम्स को। तो यहाँ आप लिखेंगे को एंजाइम्स, ठीक है, को एंजाइम है, क्योंकि जब भी एसिटाइल को एंजाइम है बच्चों, ये एसिटाइल को एंजाइम ए है, एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है, ये 2 कार्बन है और ये कंबाइन करता है पहले से जो प्रेजेंट है, या तो मैं यहाँ दे दूं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। क्लियर? और इससे कंबाइन करने के बाद, इससे कंबाइन करने के बाद नेक्स्ट ये जो बनाता है, वो बनाता है सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड से जब भी अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का कॉम्बिनेशन जाता है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, तो NADH बनता है। यानी जो जो हाइड्रोजन रिमूव किए जा रहे हैं बच्चों, वो हाइड्रोजन एक्चुअली एसिटाइल को एंजाइम में से किए जा रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले से है। नए जो सबस्ट्रेट आ रहे हैं वो तो इस फॉर्म में आ रहे हैं, इससे इससे हाइड्रोजन रिमूव की जाती है और वो कोई ना कोई को एंजाइम होता है, NADH, NAD+, इस फॉर्म में को एंजाइम होता है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो चाहिए इसके पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, और एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा रह जाता है इसमें, ठीक है। तो NADH.H+ बन जाता है। तो करेक्ट जो आंसर होगा, हाइड्रोजन एसिटाइल को एंजाइम में एंड को एसिटाइल को एंजाइम में और को एंजाइम्स, यानी FAD है, कोई भी हो सकता है, FAD हो सकता है बच्चों, या NAD+ हो सकता है, किसी को भी दे सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए देखते हैं क्या है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बच्चों सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पहचानना बहुत इजी है, आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। Substrate level phosphorylation, here the option number 1, 2-phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate. We know that here the phosphate, ये phosphate कहाँ चली गई, यहाँ तो phosphate लिखा नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मेशन करता है ATP का. ओके, PGL and PGA, मैंने कहा था ग्लिसरल्डिहाइड आफ्टर ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड इनटू PGA, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये तो बना लेगा यहाँ पर NADH, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन निकल रही है. सक्सिनिक एसिड कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरिक एसिड, तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, यहां से जो बन जाएगा वो बन जाएगा FADH2, राइट. और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है. इट मींस जो 6 कार्बन पे फॉस्फेट था अब फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट है. इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से बच्चों ATP का यूज करता है, राइट. तो 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉस्फेट था, यहाँ फॉस्फेट नहीं ATP बना, इससे करेक्ट आंसर हो गया बच्चों A, राइट. और बाकी जगह अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीडेशन है, 6 स्टेप है, ये NADH बन रहा है. सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड क्रैब्स साइकिल में बनता है FADH2, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है जहां पर ATP का कंजप्शन है. ग्लूकोज से फ्रक्टोज से 1,6 बाइफॉस्फेट तक सब में यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड को एक्टिवेट किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. सो दिस इज कॉल्ड, all these steps are called, you can say, the activation of glucose, right. और जहां ATP एनर्जी बनने लग जाए उसको पे ऑफ फेज कहते हैं या एनर्जी कंजर्वेशन फेज कहते हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन इन TCA साइकिल बिटवीन कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ओके बच्चों, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ मिलेगा नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशन कितने हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कितने हैं TCA साइकिल में, कहाँ से कहाँ तक सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. देखो बच्चों, ये है सक्सिनाइल, क्रैब साइकिल मैंने अभी बनाई थी, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक. और यहाँ से आप देखिएगा पूरा कन्वर्जन बच्चों हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ पे बन जाएगा फाइनली, अगर देखा जाए तो ये क्या फॉर्म करेगा पूरा लास्ट तक, जब तक ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ना बन जाए तब तक. तो आपको ये बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन निकली है तो कोई NADH या FADH2 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक. तो बच्चों सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन रहा है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक NADH बनेगा, ठीक है. फिर दूसरा बच्चों इसमें बन जाएगा FADH2, और एक बनता है GTP या फिर ATP. आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस, डीकार्बोक्सिलेशन, दो चीज निकालनी है. तो डीकार्बोक्सिलेशन निकालना है, डीकार्बोक्सिलेशन तो कहीं भी नहीं हो रहा है, इसे डीकार्बोक्सिलेशन के लिए 0 लिख दीजिए, और डिहाइड्रोजनेशन के लिए 2 स्टेप है यहाँ पर, दैट इज स्टेप नंबर 1 NADH का फॉर्मेशन एंड FADH2 का फॉर्मेशन. इसे 2 and 0 करेक्ट आंसर आएगा बच्चों 14 में. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15. हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP NADH2 आर रिलीज्ड व्हेन 6 ग्लूकोज एंटर द ग्लाइकोलाइसिस. बच्चों ग्लाइकोलाइसिस इसमें हमें बतानी है. तो सबसे पहले अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस का जो है यहाँ एक स्ट्रक्चर बना दूं, थोड़ा सा फ्लो चार्ट में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP NADH2 आर रिलीज व्हेन 6 ग्लूकोज एंटर इन द ग्लाइकोलाइसिस. बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लूकोज, जब सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर करता है, ठीक है, 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये जब एंटर करता है तो कितने ATP और कितने NADH रिलीज होते हैं, ठीक. तो आपको देखना है सबसे पहले जो है ATP कितने बने, टोटल 4 ATP बनते हैं ना, किस स्टेप पे, 7th and 10th स्टेप्स. आप देख लीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा. और दूसरा बच्चों यहाँ पे बताना है, ये तो था ATP है ना, कितने ATP रिलीज होते हैं, कितने सिंथेसाइज होते हैं, कितने ATP, और NADH बच्चों बनते हैं 2 NADH बन जाएंगे, 2 NADH, ठीक है, ये बन जाएगा. तो NADH भी 2 बना, और दूसरा ATP 4 बन गया. और अगर मैं इसको 6 टर्न ले लूं, राइट, अगर मैं इसको 6 टर्न लेती हूँ बच्चों,
6 ग्लूकोज, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 6 करोगे और यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 6 करोगे, ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 6 टू जा 12। तो 24 एंड 12 करेक्ट आंसर होगा। आप चेक करिए कहाँ पर है, ATP 24 है, तो ATP 24 हो गया, 12 NADH2 है बच्चों। इसका मतलब ये है आंसर सी करेक्ट है। ठीक, इसको आप स्टेप को देख भी सकते हैं। देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, राइट। और यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाता है दो पार्ट में, एक तो बन जाएगा यहाँ पर DHAP, राइट, और दूसरा होता है बेटा यहाँ पे PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। दोनों 3 कार्बन कंपाउंड हैं, ये भी 3 कार्बन है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, आइसोमेराइज होकर DHAP कन्वर्ट हो जाता है PGAL में, और PGAL यहाँ बनाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट, ग्लिसरल्डिहाइड PGAL बनाएगा अभी, और फिर ये बन जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे बनता है बच्चों 2 NADH, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल रन कर रहे हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल रन कर रहे हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, जब ये इसमें कन्वर्ट होगा ना, 3 कार्बन कंपाउंड वाले 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्लियर है? आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक CO2 के फॉर्म में कार्बन इवॉल्व नहीं होगी, तब तक कार्बन का नंबर चेंज नहीं करेंगे। तो 2 NADH2 रिलीज हो गया बच्चों। अब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, सब 2 मॉलिक्यूल है। इससे आपको बताना है 2 ATP बन जाएगा यहाँ पर। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, जहां पर बच्चों फिर से 2 ATP सिंथेसाइज होगा। तो ये स्टेप अगर आप देखेंगे तो स्टेप नंबर 7 है, ये तो स्टेप नंबर 10 है, ठीक, और ये है स्टेप नंबर 7, और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ये स्टेप नंबर 6 है, और स्टेप नंबर 1 यहाँ पे ATP का यूज है, तो ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1, राइट। और स्टेप नंबर 2 ये है, जहाँ फिर से ATP यूज होता है, स्टेप नंबर 2। क्लियर? तो आपको 24 ATP 12 NADH2 ये है, और ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस है बच्चों। आई होप कि आंसर समझ पा रहे होंगे बच्चों, 15 का आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, ये सब मुझे हटाना पड़ेगा। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन NAD+ इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, बच्चों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में NAD+ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस समय NADH प्रोड्यूस होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। ओके, तो बच्चों यहाँ देखो, वन बाई वन हम लोग इसके जो है स्टेप को देखते चले। रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू एथेनॉल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन NAD+ इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, तो इसी स्टेप में है। 16 का आंसर बच्चों हो जाएगा ए। क्यों आंसर ए होगा? आंसर बच्चों इसलिए ए होगा क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता कैसे है, देखिए, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, क्लियर है। अब ये पायरुविक एसिड बच्चों आफ्टर decarboxylation it converted into 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड CHO। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हो गया बेटा डीकार्बोक्सिलेशन, दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, राइट। अब ये जो है यहाँ पर 2 एसिटल्डिहाइड, इसकी बात करें बच्चों तो 2 एसिटल्डिहाइड ये सीधे रिड्यूस होता है 2 मॉलिक्यूल NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बना है, जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH बना है ना, इससे इसका रिडक्शन होगा। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस में कभी NADH ETS में जाकर के ATP नहीं बनाता है, क्लियर। तो नेट गेन जो ATP आता है 2 आता है केवल। यहाँ देखिए एसिटल्डिहाइड 2 NADH हो गया। अब ये बच्चों डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना देगा, ये बनाएगा इथाइल अल्कोहल, और 2 CO2 भी रिलीज, 2 CO2 तो यहाँ से बेटा रिलीज होती है, 2 CO2 डीकार्बोक्सिलेशन है, इससे 2 CO2 रिलीज होती है, और यहाँ 2 NAD+ ये रिलीज हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ हमें क्या चाहिए था, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम,
ठीक है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ये। क्लियर सबको? चलो बच्चों, तो इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एनी प्लस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू एथेनॉल इज करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको यही बताना था कि ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, देखो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है किसका, एसिटाल्डिहाइड का, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When do cells switch from cellular respiration to fermentation? बच्चों सेल्यूलर रेस्पिरेशन से फर्मेंटेशन में सेल कब स्विच करता है? When do cells switch from cellular respiration to fermentation? ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, when external electron acceptor are not available, बिल्कुल सही आंसर है ये। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब इसको अवेलेबल नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या बच्चों, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये फर्मेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? अगर मैं कह रही हूँ ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है, पहले मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रही हूँ, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक, तो ग्लाइकोलाइसिस में आप देखिएगा जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, ठीक है, ये हो गया पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन क्या हुआ यहाँ पर, एब्सेंट है, ऑक्सीजन बच्चों एब्सेंट है, तो ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है इसका मतलब ये है कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ही नहीं, तो आप कह दो यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्वियसली फर्मेंटेशन हो गया। तो फर्मेंटेशन में एंटर कर रहा है किस फेज के बाद, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर नॉट अवेलेबल, राइट, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया बच्चों ए। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी एस। बेटा मैंने आपको बताया भी था, अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर देखा और आपको बताया भी था, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसका सीक्वेंस अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले मैंने कहा था यहाँ पर इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ऐसे, ये FMN हो गया, ठीक, इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये भी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हो गया CYT। इसके बाद यूबी क्विनोन यहाँ प्रेजेंट होता है, यूबी क्विनोन, और ये यूबी क्विनोन में कन्वर्ट होता है UQH2 में। इसके बाद साइटोक्रोम बी आता है, साइटोक्रोम बी, फिर से FMN यहाँ आयरन सल्फर, FMN आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। देन इसके बाद अगेन यूबी क्विनोन है जो कि यूबी क्विनोन में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा UQH2 में। और उसके बाद बच्चों यहाँ देखिएगा साइटोक्रोम बी मैंने पहले लिख दिया है, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करती हूँ बच्चों, ये साइटोक्रोम ना होकर के इधर FES है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर FES लिखूंगी, FES ये है, ठीक, तो ये यूबी क्विनोन हो गया। उसके बाद साइटोक्रोम बी तो केवल यहाँ आया था, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, और सबसे लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा साइटोक्रोम A और A3। इससे बच्चों क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक, तो इसमें हम लोग जरा अगर देखें तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं ऐसे है। अब बच्चों देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, इस पे अगर मैं कोई पॉइंट देखती हूँ क्यों ऐसा आंसर किया जा रहा है, देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी। आप देखो ये साइटोक्रोम बी है और ये है बच्चों साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी हो गया और इधर हो गया साइटोक्रोम सी। क्या ये दोनों पास पास अरेंज है? इनके बीच में तो FES, यूबी क्विनोन, साइटोक्रोम C1 ये सारे ही हैं, ठीक, इसलिए हम लोग कहते हैं एनर्जी इज नॉट अवेलेबल, द टू आर नॉट नियर बाय, द टू आर नॉट नियर बाय करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों पास पास है ही नहीं, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो सकता है बेटा? क्लियर है? तो कोई भी इसको इस तरह नहीं करेगा क्योंकि दोनों नियर बाय है ही नहीं, पास पास है ही नहीं, इससे ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? चलो बच्चों, तो 18 का आंसर हो गया बी, ठीक है, इसको हटाते हैं। रेफर द फिगर एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। चलो बच्चों इसको जल्दी से देखते हैं। ओके, ये क्रैब साइकिल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है बच्चों, और इस क्रैब साइकिल के स्ट्रक्चर में एसिटाइल कोएंजाइम या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से कंबाइन करके सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड और
ये अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या था, NAD+, ये रहा होगा जो NADH में कन्वर्ट हो रहा है, NADH.H+ में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ भी आपको लिखना है NADH.H+ या NADH2 लिख सकते हैं कॉमनली। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में बच्चों ये कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, यहाँ पे बनता है ATP या फिर GTP। ये तो पूरा आपको स्टेप ही याद करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ देखिए GTP ये बना। फिर सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, तो ये बन जाएगा FADH2। नहीं, सक्सिनिक एसिड है ना, हाँ ओके, फ्यूमरिक एसिड। देन फ्यूमरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ फिर से बन रहा है बच्चों NADH2। अब जल्दी से आंसर मैच कर लीजिए। जितने भी X हैं वो NADH2 है, जितने भी X हैं ये NADH2 है, और Y कहाँ पे बना हुआ है, FADH2 पे, तो ये FADH2 हो गया। और Z जहां पर है बच्चों, Z कहाँ चला गया भाई, ये है, देखो ATP या GTP बन रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा C, NADH2, FADH2 एंड GTP। ठीक, क्रैब साइकिल से है बच्चों, TCA साइकिल है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which of the following statement is correct in relation to the ETS? ETS के रेस्पेक्ट में बच्चों क्या करेक्ट है, क्लियर है? इट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये आपको ETS के लिए बताना है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट किसके लिए, ETS के लिए है। इट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, रॉन्ग, क्योंकि ETS माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है। और आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, रॉन्ग। एक NADH ये देता है बेटा 3 ATP, और जो 1 FADH2 है, FADH2 ये देता है यहाँ पर 2 ATP। ये सबको याद रखना है, इससे स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये बिल्कुल सही है। ETS में फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन है, और आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना था। डी में देखते हैं क्या रॉन्ग है। इन रेस्पिरेशन लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, रेस्पिरेशन में लाइट एनर्जी का यूज नहीं होता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी का यूज होता है बेटा। यहाँ पर जो एनर्जी यूज होगी वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी का यूज होता है, रिडक्शन एनर्जी, ठीक है, इसका यूज होगा। और यहाँ पे आपको दिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है 9, यहाँ आपको बताना है इनर मेम्ब्रेन आना चाहिए था, इनर मेम्ब्रेन। इससे आंसर क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग। ठीक, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर इज सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following is not included in glycolysis? Glycolysis में क्या included नहीं है, ओके। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकर, ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होता है, स्टेप नंबर 7 एंड 10 पर होता है। अभी मैंने ग्लाइकोलाइसिस बच्चों ड्रॉ किया था। एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड वाटर, नेवर। एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस आपको बताना है, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट CO2 नहीं होता, बल्कि यहाँ पर पायरुविक एसिड है, NADH है और ATP है, ये इसका एंड प्रोडक्ट है बेटा, है ना। तो ये रॉन्ग। ATP इज फॉर्म, बिल्कुल सही है, ATP का फॉर्मेशन होता है, कहाँ होता है, तो ATP फॉर्म्ड है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को ही कहते हैं। तो आपको बताना है स्टेप नंबर 7 एंड 10 बच्चों। जब ATP सबस्ट्रेट से डायरेक्ट बनती है, यानी NADH के फॉर्म में ना बन के डायरेक्ट ATP बन रहा हो, उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या SLP बोलते हैं, जो कि स्टेप नंबर 7 और 10 पे है। ATP यूज होता है, ये भी सही है, स्टेप नंबर 1 एंड 3 स्टेप्स, ठीक है। इस पर जो है ये ATP कंज्यूम करता है। तो करेक्ट आंसर आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्लाइकोलाइसिस, तो यहाँ पे आपको लिखना है ये वाला एंड प्रोडक्ट CO2 वाटर, केवल और केवल बच्चों क्रैब साइकिल में बनता है और कहीं नहीं बनता, राइट। चलिए 21 का आंसर बी। नेक्स्ट 22, inside an active mitochondria most electron follow which pathway? चलो बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इनसाइड एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इलेक्ट्रॉन फॉलो विच पाथवे, कौन सा फॉलो इलेक्ट्रॉन पाथ फॉलो करता है पाथवे,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो होती नहीं है बच्चों, इससे इसको हटा दो, ग्लाइकोलाइसिस है ना, कट कर दो, ये नहीं होगा। क्रैब्स साइकिल FADH2 ETS ATP। बच्चों FADH2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन ETS में जाता है, लेकिन ATP में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, इसलिए रॉन्ग है। यहाँ क्या होगा, रॉन्ग। फिर ETS से क्रैब साइकिल में गया, बिल्कुल रॉन्ग। क्रैब साइकिल से इलेक्ट्रॉन गया NADH में, NADH से इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और फाइनल लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। इससे करेक्ट आंसर बच्चों हो गया डी, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या लास्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर इन ETS विल बी ऑक्सीजन। क्लियर है, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बच्चों हो गया D22 का। चलिए नेक्स्ट आते हैं 23, मैच द कॉलम है बच्चों, तो कॉलम मैच करना है, शानदार कॉलम मैचअप चलेगा। चलिए देखते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन किससे अटैच है बच्चों, ETS से अटैच है, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड इथेनॉल। पायरुविक एसिड CO2 और इथेनॉल कहाँ कन्वर्ट होगा बच्चों, फर्मेंटेशन में, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस, ये है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बच्चों क्रैब साइकिल रन करती है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। चलिए इसमें से करेक्ट आंसर देखते हैं, कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा। ए का सेकंड, ए का सेकंड देखो दो है। अब इसमें से जो आंसर डिफर कर रहा है उसको हम लोग चेक कर लेंगे। बी वाला देखते हैं, बी डिफर कर रहा है, बी का आंसर होगा थर्ड। तो बी का आंसर किस में थर्ड आ रहा है, डी वाले में। ठीक है, तो डी वाले में हो गया, इसका मतलब आंसर तो डी हो गया, ये आंसर हो गया बच्चों डी। अब सी भी चेक करते हैं, सी का फोर्थ है, बिल्कुल सही। और डी का आंसर क्या है, वन, डी का आंसर वन। बच्चों मैचअप्स बहुत आसान होते हैं, एक दो भी कॉम्बिनेशन मिलता है सारे आंसर सही हो जाते हैं। इसे इजी वे में इसको करिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ओके, नेक्स्ट बच्चों देखते हैं यहाँ पर 24, in the given columns, column 1, column 2 complexes contain their alternative name, select the correct match for the option given below. Okay, बच्चों जल्दी से इसका मैचअप निकालते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ओके, चलिए नेक्स्ट निकालते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकंड है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, ये वाला फोर्थ वाला। ओके, फिर निकालते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स थर्ड में देखते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड है कहाँ चला गया भाई, साइटोक्रोम B and C1, बिल्कुल सही है, अभी मैंने कॉम्प्लेक्सेस बताए थे, इसको डायरेक्ट याद रखना है। और कॉम्प्लेक्स 4, बच्चों कॉम्प्लेक्स 4 कौन सा इसमें से होगा आपको देखना है। तो कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 राइट, ये होगा यहाँ पर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 है बच्चों साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसे साइटोक्रोम A और A3 कहा जाता है। ठीक है, साइटोक्रोम A और A3 है। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो है वो ATP सिंथेज आ जाएगा, ये वाला। क्लियर, चलो बच्चों जल्दी से हम लोग इसमें आंसर चेक करते हैं। आंसर पहले देख लीजिएगा, थर्ड सेकंड फोर्थ फोर्थ। ओके, फर्स्ट का आंसर हो गया सेकंड, फर्स्ट का सेकंड चेक करो जल्दी से, ये दोनों है। चलो बी वाला चेक कर लो, अपने आप कंफर्म हो जाएगा। देखो बी वाला और सी वाला डिफरेंट है, बाकी डी, एक मिनट, ए वाला मैच कर रहा है और ई वाला मैच कर रहा है, हमें नहीं चेक करना, हम बी से आंसर मिल जाएगा। बी वाला चेक करो, बी का आंसर हो गया बेटा कॉम्प्लेक्स सेकंड FADH2 फोर्थ, तो बी का आंसर फोर्थ ये हो गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो जाएगा बच्चों वो जाएगा सी। ठीक है, सारे मैचअप्स आप मिला लीजिए, इसको इसी तरह से सॉल्व करना है, सारे को मैच नहीं करना है। आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट आंसर कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड, और यहाँ ये दोनों सेम है, इसको ई को मैच करना ही नहीं है। अब हमारे जो वेरिएशन आएंगे इसी पे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, बस करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं आप। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं question number 25, match the number of carbon atom given in column 1 with that of the compounds given in column 2 and select the correct option. Okay, correct option select करना है बच्चों, फटाफट मैचअप्स में आते हैं हम लोग। 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड बच्चों मैलिक एसिड है, राइट। और 3 कार्बन कंपाउंड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर पाइरुवेट है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों
2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए है और 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है। अब बचा अपने पास कोई भी नहीं, सारे कंप्लीट हो गए। जल्दी से आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। आंसर देखिए, ए का सेकंड बच्चों, ए का सेकंड है, ए का सेकंड बिल्कुल गलत है। ए का फिफ्थ आ रहा है, तो ए का फिफ्थ, ये दोनों आंसर है। तो ए का फिफ्थ, बी से डिसाइड हो जाएगा आंसर कौन सा होगा। ये और ये दोनों हमारे पास आ रहे हैं। बी का आंसर देखो, 2 कार्बन कंपाउंड फर्स्ट वाला आ गया, 2 कार्बन कंपाउंड बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट ये नहीं, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 25 का बी आंसर बेटा करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल फटाफट आपको ऐसे ही निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल डाउनहिल इन विच सीक्वेंस। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रेवलिंग डाउनहिल में कैसे जा रही है बच्चों, ये चेक करना है आपको। चलिए देखते हैं, ग्लूकोज से एटीपी में चला गया जब एनर्जी, तो पायरुवेट में कैसे आया? पायरुवेट थोड़ी आया, एटीपी बन के तो निकल गया, इससे रॉन्ग। एटीपी से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बताना है बच्चों, है ना। तो यहाँ देखो, एटीपी से मूव कभी ग्लूकोज में नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये तो रॉन्ग ही कहते हो। ग्लूकोज से एटीपी में गया, ये भी गलत, एटीपी नहीं होगी। फूड से एनर्जी गई एनएडीएच में, एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन ऑक्सीजन, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। 26 का डी आंसर करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट आते हैं 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल किस प्रोसेस में है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ठीक है बेटा। ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी CO2 इवॉल्व नहीं होती है, ग्लाइकोलाइसिस में बच्चों कोई भी CO2 इवॉल्व नहीं होती है, इससे रॉन्ग। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 इवोल्यूशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें CO2 इवॉल्व होती है, ठीक है। जैसे आपने मान लिया कि ये पायरुविक एसिड है बेटा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है, तो डी कार्बोक्सिलेशन के बाद ये बनाता 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और यहाँ से CO2 इवॉल्व, ठीक। और फिर ये यहाँ से जो है NADH2 से कंबाइन करके रिड्यूस होती है और बनाती है 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल C2H5OH और 2 मॉलिक्यूल NAD+ यहाँ से कोएंजाइम रिलीज हो जाता है। क्लियर है, तो ये करेक्ट आंसर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन नहीं भी पता है आपको, तो भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बच्चों एटलीस्ट आपको पता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। चलिए नेक्स्ट 28 बच्चों, 28 चेक करते हैं, फटाफट आ जाइए। इन द गिवन फिगर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आइडेंटिफाई PQRST है क्या? ओके, पी क्या है? ये है बेटा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर नहीं, मैं यहां से लिखती हूँ। ओके, ये है बच्चों इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये आउटर चैम्बर, देखते हैं क्या दिया हुआ है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया बच्चों, मैट्रिक्स है, ठीक। आर क्या है, NADH2RA है, और यहाँ से NAD+ बन जाएगा, राइट। यहाँ T जो निकल रहे हैं सब 2H+ हैं, उसके बाद सब 2H+ होंगे, यहाँ से आपको फिल करना है 2H+। EDS का सीधे डायग्राम बना हुआ है, ये भी 2H+ यहाँ से एंटर कर रहा है, 2H+, और ये भी बेटा हो गया 2H+। ओके, अब जल्दी से चेक करो कौन सा है इसमें ऑप्शन पहला, पी। पी क्या है बच्चों, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये आ गया, यानी आंसर ही बी निकल गया सीधे सीधे यहाँ तो, है ना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया। अब देख लेते हैं, वैसे पी हो गया, क्यू क्या है, मैट्रिक्स बना रहा है, क्यू मैट्रिक्स से बिल्कुल सही है, और इसके अलावा जो है आर NADH है बच्चों, आर NADH2 हो गया, बिल्कुल सही है, DH.H+ सही है, S NAD+ है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इज बी। चलो बच्चों नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 29, विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का बच्चों करेक्ट सीक्वेंस आपको फाइंड करना है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, पेप 3PGL 3PGA, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, पेप सबसे लास्ट में यहाँ बनना चाहिए था, इससे ये रॉन्ग हो गया, करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है आपको। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये अगर देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ गया। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से पेप आ गया बेटा, ये यही गलत हो गया, ये वाला ये भी गलत हो गया यहाँ पर, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से 3PGA 3PGL रॉन्ग, 3PGA रॉन्ग है, ये इसके बाद आता है बेटा, इससे करेक्ट आंसर इज बी। और अब बच्चों इसी के साथ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं बेटा, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्या देखना है, मैक्सिमली कितना एटीपी मॉलिक्यूल कितना मैक्सिमम जनरेट हो सकता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड वाटर यील्ड 686 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है, कितनी यील्ड होती है। यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज 12। बेटा बिल्कुल सिंपल है, टोटल एनर्जी आपको क्या गिवन है, टोटल एनर्जी। अब आपको रटी रटाई बात नहीं करनी है, यहां से आपको कैलकुलेट करना है। टोटल एनर्जी इज गिवन 686 किलो कैलोरी, ओके ये है। एंड यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट, तो लिखा है कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड, इसको ध्यान रखना है कि कितनी जनरेट हो सकती है। तो आपको बताना है 686 और एक एटीपी की वैल्यू क्या है 12 किलो कैलोरी। 1 ATP equals to 12 kilocalorie. Okay, so number of ATP we can find, number of ATP is equal to 686 divided by 12. 12 5 से 60 हो गया, देन ये 12 7 से 84, लगभग 57 आ जाएगा। पॉइंट भी नहीं लेते बेटा, इससे ये 57 हो जाएगा। So correct answer is 57. So the question number 30, the correct answer will be B. I hope बच्चों कि आपका ये रेस्पिरेशन टॉपिक पूरा ऑलमोस्ट रिवाइज हो गया है। जो भी चीजें हैं आपको एनसीईआरटी से रिवाइज करनी, क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी से ही कवर होगा। ओके बच्चों, तो अब मैं ये स्टॉप करती हूँ। थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।